नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत ए टू ज़ोन पर। आज हम बात कर रहे हैं 3 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनमें पहले हैं मदन लाल ढींगरा। ये भारत के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से प्रथम हैं जिन्होंने जो अंग्रेज़ दमनकारी अधिकारी थे उनकी हत्या की थी। तो ये लंदन में पढ़ रहे थे, उसी समय क्या थे, जो भारत के सचिव थे उनके सलाहकार थे कर्जन वाइली। तो कर्जन वाइली जो ज़्यादा फेमस थे, वो अंग्रेज़ जो भारत विरोधी अंग्रेज़ थे, ये अधिकारी थे, तो इस रूप में उनका नाम ज़्यादा था। तो उनकी हत्या कर दी थी इन्होंने 1909 में। इनको फिर फांसी दे दी गई है 17 अगस्त 1909 को। इस वजह से आज उनकी पुण्यतिथि भारत मना रहा है। दूसरे जो महान व्यक्तित्व हैं हमारे सामने, वो है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक। तो भारत में जो शौचालय की जो हम देखते हैं हर जगह शौचालय जो बने होते हैं, तो उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है और काफ़ी समय से इन्होंने जो मैला ढोने वाले हैं उनके लिए हित में काम किया है। तीसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो है पंडित जसराज। ये शास्त्रीय गायक हैं। भारत में इनको शास्त्रीय गायन का पिता भी कहा जाता है और इनका शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तो 2020 को इनकी भी आज ही के दिन मृत्यु हुई थी। और बिंदेश्वर जो पाठक हैं, इनकी आज 17 अगस्त 2023 को मृत्यु हो गई है। तो भारत इन सब की आत्मा को शांति दे। चलो हम अपने लेक्चर पर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में जो विधेयक पेश किए जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं, मतलब संसद जो विधेयक पेश करती है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल जो विधेयक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला है आपका साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है वित्त विधेयक, चौथा है संविधान संशोधन विधेयक। तो आज हम इन 3 विधेयकों के बारे में पढ़ेंगे। चौथे विधेयक के बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं जो हमारा साधारण विधेयक है, किस परिस्थिति में किस विधेयक को साधारण विधेयक कहेंगे। तो अनुच्छेद 110 में उल्लिखित विषयों के अलावा, जो भी अनुच्छेद 110 में विषय दिए गए हैं उनके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट आएंगे वो किस में आएंगे, साधारण विधेयक में आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या है, अनुच्छेद 110 में उल्लिखित विषयों के अलावा अन्य विषयों से संबंध रखने वाला विधेयक क्या होगा, तो साधारण विधेयक कहलाता है। अर्थात साधारण विधेयक का तात्पर्य ऐसे विधेयक से है जो अनुच्छेद 110 में लिखित विषयों से संबंध नहीं रखता है। तो अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक की बात करता है। तो धन विधेयक को छोड़कर अन्य जो विधेयक आते हैं वो साधारण विधेयक में आते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसकी खासियत क्या है, इसे किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि साधारण विधेयक को पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है और लोकसभा ने उसे पारित कर दिया हो, तो जो विधेयक है वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा ऐसे विधेयक पर निम्न निर्णय ले सकती है। मतलब किसी भी सदन में अगर विधेयक पेश किया जाता है तो पहला सदन उसको पास कर देता है, तो दूसरे सदन में अगर जाएगा तो जैसे राज्यसभा में आता है, राज्यसभा के बाद लोकसभा में जाता है, या लोकसभा में पहले आता है तो राज्यसभा क्या उस पर करेगी, उसके बारे में बताया गया है। तो आगे हम देखते हैं क्या बताया गया है। अगला है, राज्यसभा ऐसे विधेयक को अनुमति दे दे तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। मतलब यह कि राज्यसभा अगर ऐसे विधेयक को अनुमति दे देती है तो विधेयक पारित हो जाएगा। दूसरा, राज्यसभा जो विधेयक है को अनुमति देने से मना कर दे तो दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के 8(1)(a) के तहत संयुक्त बैठक बुलाएंगे। तो देखो, जो साधारण विधेयक होते हैं उसमें है कि दोनों सदन अगर सहमत हो जाते हैं तो विधेयक पास हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा सदन सहमत नहीं होता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त बैठक होती है वो बुला सकता है। तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108(1)(a) में है। दूसरा है बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, ये चीज़ है। फिर राज्यसभा उस विधेयक में ऐसा संशोधन कर दे, अगर राज्यसभा ऐसा संशोधन कर देती है जिससे लोकसभा सहमत हो जाए तो विधेयक पास हो जाएगा, समझा जाएगा, ठीक है। यदि उस संशोधन से लोकसभा सहमत होती है, मतलब सहमत नहीं होती है, तो दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108(1)(b) के तहत जो संयुक्त बैठक है उसको बुलाएगा। तो अनुच्छेद 108(1) के तहत अगर मना कर देती है राज्यसभा विधेयक को पारित करने से, तब गतिरोध उत्पन्न होगा, तो 108(1)(a) तहत होगा। और अगर क्या होता है, ऐसा कोई संशोधन कर देती जिससे लोकसभा सहमत नहीं है, तब उसके तहत अनुच्छेद 108(1)(b) के तहत जो आपका संयुक्त बैठक है वो बुलाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। फिर अगला जो हम प्रावधान देखते हैं, यदि राज्यसभा ऐसे विधेयक पर 6 महीने तक कोई निर्णय न करे, मतलब 6 महीने तक अगर विधेयक को रोके रख सकती है। इसमें कहा गया कि हम कहते हैं जो संसद की बैठक होगी उन 2 बैठकों के बीच में कितना 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि 6 महीने तक अगर राज्यसभा उस पर कोई निर्णय न ले तो क्या होगा, तब भी दोनों सदनों के में गतिरोध होगा वो उत्पन्न हो जाएगा। और इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108(1)(c) के तहत संयुक्त बैठक बुलाएगा। तो 3 तरीके से हम देखते हैं साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति जो संयुक्त बैठक है बुलाता है, और तीनों मामलों में क्या होता है, अनुच्छेद 108(1)
1 और एक बी और एक सी, 3 तरीके से बुलाई जाती है। उपयुक्त तीनों आधारों पर विधेयक का निर्णय जो होगा संयुक्त बैठक में यानी कि संयुक्त बैठक के माध्यम से लिया जाएगा। साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार दिए गए। संयुक्त बैठक का प्रावधान भी इसीलिए किया गया है क्योंकि दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। अगर लोकसभा का ज़्यादा अधिकार होते तो संयुक्त बैठक का मतलब ही नहीं है, ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो लोग इन दोनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है जब साधारण विधेयक आता है। अब बात कर रहे हैं जो धन विधेयक होता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो धन विधेयक को परिभाषित करते हुए निम्न विषयों को शामिल किया, मतलब अनुच्छेद 110 के तहत कौन कौन से विषय आएंगे जो धन विधेयक में काउंट किए जाएंगे। तो पहला कह रहा है कि किसी कर का अधिरोपण मतलब लगाना, उत्साधन, हटाना, परिवर्तन करना या विनियमन करना, मतलब उसमें कोई परिवर्तन किया जा रहा है या उसको रेगुलेट किया जा रहा है। तो कर जो है, कर हम टैक्स देखते हैं कि अनुच्छेद 265 है वो प्रावधान करता है कि विधि मतलब किसी विधि के बिना विधि के कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता। तो जो कर का प्रावधान है उसमें क्या कह रहा है कि अधिरोपण मतलब लगाना, उत्साधन यानी कि हटाना, परिवर्तन करना या विनियमन करना, ये आएंगे। फिर है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना या प्रत्ययभूत लेना, मतलब गारंटी लेना या फिर धन उधार लेना, दोनों कंडीशन में किस में आएगा, धन विधेयक में आएगा। भारत की जो संचित निधि है, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा के लिए, अर्थात ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या निकालना। तो धन विधेयक में जैसे भारत की आकस्मिक निधि हो गई या संचित निधि है, इन दोनों में धन निकाला या जो जमा किया जाएगा वो भी किस में आएगा, धन विधेयक के तहत आएगा। तो भारत की जो संचित निधि से धन का विनियोग करना, विनियोग मतलब होता है निकालना, ठीक है। उसके बाद भारत की संचित निधि या लोक लेखा निधि से धन प्राप्त करना, उसमें से धन प्राप्त करने के लिए कई तरीके होते हैं धन को प्राप्त करने के लिए संचित निधि से। तो उसमें होता है कि संसद, लेकिन इनसे जब धन प्राप्त किया जाएगा तो संसद जो सदन होगी उसमें जो बहस ज़रूर होगी उस पर। अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निर्गमन अथवा संघ के लेखाओं की परीक्षा करना। तो जितने भी धन से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं देख रहे हैं धन विधेयक में शामिल, वो चाहे आकस्मिक निधि हो, चाहे संचित निधि हो, इस तरीके से हम देखते हैं, या चाहे लोक लेखा निधि हो। 3 निधियों की बात की गई, तीनों को आगे पढ़ेंगे, उनका भी प्रावधान किया गया है। फिर आगे कह रहा है कि किसी व्यय को भारत की जो संचित निधि है पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसी किसी रकम को बढ़ाना। अब इसमें भारित व्यय का मतलब होता है कि कुछ व्यय ऐसे डिसाइड किए गए हैं संविधान में जो संचित निधि पर भारित होते हैं। जो भारित व्यय होते हैं उन पर क्या होता है, बहस होती है, लेकिन मतदान नहीं कराया जाता है, ये कहा गया है। बहस तो होगी कि इस पर भारित व्यय है तो इसको कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए, वो चीज़ होगी, लेकिन उस पर मतदान नहीं कराया जाए, क्योंकि वो भारित मतलब ये है कि वो व्यय चुकाने ही चुकाने हैं, ये चीज़ है, इसलिए उनको ऐसा किया गया, भारित व्यय घोषित किया गया, ठीक है। तो फिर अगला कह रहा है कि कोई विधेयक इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि इसमें, मतलब धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 देता है और कहता है ये जो अनुच्छेद 110 के तहत जो प्रावधान दिए गए, ये प्रावधान अगर किसी विधेयक में है तो वो धन विधेयक होगा। अगर कह रहा है कि कोई विधेयक ऐसा है जिसको धन विधेयक नहीं समझा जाएगा, कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो नहीं धन विधेयक में आएंगे। तो कह रहा है किसी पर जुर्माना लगाया जाना या अन्य शस्तियों से अधिरोपण, मतलब जुर्माना या अन्य प्रकार से जो किसी पर वसूला जा रहा है पैसा, उसको नहीं इसमें शामिल किया जाएगा, जुर्माने की तरह जो होते हैं। फिर का सेवाओं के लिए जो फीस ली जाती है, मान लो आपने कोई सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस ली, उसके लिए जो फीस ली गई तो उसको धन विधेयक में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा कोई कर या कर का अधिरोपण या उत्साधन, तो कोई स्थानीय अधिकारी अगर किसी कर का अधिरोपण या उत्साधन करता है तो उसको भी हम किसमें, धन विधेयक में शामिल नहीं करेंगे। धन विधेयक वही होगा जो संसद में अनुच्छेद 110 के तहत आएगा, लोकसभा अध्यक्ष उसको डिसाइड करता है कि धन विधेयक है तो वही धन विधेयक होगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 109 जो है वो धन विधेयक की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में बात करता है कि कौन कौन सी प्रक्रिया धन विधेयक के मामले में अपनाई जाएगी। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। मतलब धन विधेयक को जो अंतिम निर्णय देगा कि धन विधेयक है कोई विधेयक कि नहीं, तो वो कौन सा विधेयक होगा, ये आपका जो लोकसभा अध्यक्ष है वही उस पर अंतिम डिसीजन करता है। धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, क्यों, क्योंकि धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ज़्यादा अधिकार दिया गया। दूसरी चीज़ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और धन विधेयक अगर पास होने से मना हो जाता है, तो धन विधेयक अगर पास नहीं हो पाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इस वजह से लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है, और लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाएगी। तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति वाले कुछ विधेयकों में ये भी विधेयक है जो धन विधेयक है, ठीक है। धन विधेयक को लोकसभा पारित कर देती है, तो ऐसा विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा इसमें निम्न निर्णय कर सकती है। तो लोकसभा में पारित किया जाएगा और लोकसभा का अध्यक्ष जो है वही से डिसाइड करेगा कि धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद जब राज्यसभा के पास जाएगा तो वो कौन कौन से कार्य कर सकती है, उस पर आगे हम देख रहे हैं। तो धन विधेयक को क्या कर सकती है, तो धन विधेयक को उसी रूप में पारित कर दे जिस रूप में लोकसभा चाहती है, पहली कंडीशन।
दूसरी जो कंडीशन है, राज्यसभा अपनी सिफारिशों सहित धन विधेयक को लोकसभा में लौटा दे, मतलब अपनी सिफारिशें दे दें। धन विधेयक पर राज्यसभा संशोधन का अधिकार नहीं है, मतलब क्योंकि राज्यसभा को कम अधिकार दिए गए धन विधेयक के मामले में, तो वो संशोधन नहीं कर सकती, सिफारिशें अपनी दे सकती है। फिर तीसरी कंडीशन है कि राज्यसभा 14 दिन तक विधेयक पर कोई निर्णय न करे। अगर धन विधेयक राज्यसभा के पास आता है और अगर 14 दिन तक कोई निर्णय नहीं करती है, तो इस कंडीशन में भी विधेयक पास हो जाता है, जो लोकसभा जैसा चाह रही थी, ठीक है, लेकिन 14 दिन तक रोक सकती है ये चीज़ें। जब राज्यसभा किसी सिफारिश सहित धन विधेयक को लोकसभा के पास लौटाती है, यदि लोकसभा इन सिफारिशों को स्वीकार कर ले तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा, मतलब फिर से राज्यसभा के पास नहीं भेजा जाएगा। अगर लोकसभा सहमत है तो वो पास मान लिया जाएगा, और यदि सिफारिश को स्वीकार ना करे तब भी धन विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में लोकसभा चाहती थी। तो धन विधेयक लोकसभा के चाहने से पारित होगा, राज्यसभा उसमें सिर्फ सिफारिश कर सकती है। लोकसभा माने तो भी पास हो जाएगा, नहीं माने तो भी पास हो जाएगा, जैसा कि लोकसभा चाह रही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि लोकसभा के जो शक्तियाँ हैं धन विधेयक पर ज़्यादा दी गई है। फिर अगला कह रहा है कि यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोके रखे या उस पर कोई निर्णय न ले, तब भी धन विधेयक है उसी रूप में पारित होगा समझा जाएगा जिस रूप में लोकसभा चाहती थी। मतलब यह है कि राज्यसभा अगर कोई सिफारिश करती है तो लोकसभा चाहे तो मान सकती है, नहीं मान सकती तभी भी पारित हो जाएगा। अगर 14 दिन तक रोके रखती है तो ऑटोमेटिक जैसे ही 14 दिन खत्म होगा उसके 15 दिन वो विधेयक पारित मान लिया जाएगा। इस तरीके का प्रावधान किया गया है। अधिकतम राज्यसभा जो है किसी विधेयक को, यानी कि संक्षेप में धन विधेयक के बारे में लोकसभा को निर्णायक शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक किसी जो धन विधेयक है उसको रोक सकती है, ये चीज़ कही गई। फिर अनुच्छेद जो 117 है वो प्रावधान करता है वित्त विधेयक के बारे में। तो वित्त विधेयक की 2 कैटेगरी दी गई है कि कौन कौन से वित्त विधेयक होंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे आगे। वित्त विधेयक का तात्पर्य ऐसे विधेयक से है जो धन विधेयक और साधारण विधेयक दोनों का सम्मिश्रण होता है। मतलब इसमें धन विधेयक के भी कुछ प्रावधान होते हैं और जो साधारण विधेयक उसके भी कुछ प्रावधान होते हैं, इसीलिए इसकी अलग कैटेगरी की गई है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 के साथ साथ अन्य विषयों से भी संबंध रखते हैं, उन्हें वित्त विधेयक कहा जाता है। मतलब ऐसे विधेयक जो अनुच्छेद 110 के जो प्रावधान है उनके साथ साथ अन्य विधेयक जो प्रावधान है उनके साथ भी संबंध रखते हैं, तो उनको हम धन विधेयक कहते हैं। जैसे कि वित्त विधेयक जो है सदैव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, तो इसकी भी कंडीशन यही है कि ये भी लोकसभा में आता है, क्योंकि इसमें भी अनुच्छेद 110 के कुछ प्रावधान है। इस वजह से प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी ली जाती है। इसमें वित्त विधेयक को पारित करने का तरीका साधारण जो विधेयक होता है उसके जैसा ही है। मतलब ये धन विधेयक की तरह नहीं पारित होगा कि इसमें लोकसभा को ज़्यादा अधिकार दिया जाए। अधिकार दोनों सदनों को बराबर रहेंगे। धन विधेयक जो है साधारण, जो वित्त विधेयक है वो साधारण विधेयक के जैसा ही रहेगा, ठीक है। अर्थात वित्त विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वित्त विधेयक का प्रावधान किया गया है। फिर आगे कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो किसी विधेयक पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो लोकसभा का सदन चल रहा था, कोई विधेयक आया, लोकसभा विघटित हो गई, तो उसका जो वो विधेयक रहेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो यदि कोई विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा ने ऐसे विधेयक को पारित कर दिया था, मतलब लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया, ऐसा विधेयक राज्यसभा के पास जाता है और लंबित है, मतलब अभी इस पर राज्यसभा विचार कर रही है और लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो ऐसा विधेयक समाप्त हो जाएगा। मतलब राज्यसभा ने अभी पारित नहीं किया था, लंबित था वहाँ, और लोकसभा ने पारित करके भेजा था, तो जो विधेयक होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा अगर भंग हो गई है लोकसभा। यदि लोकसभा में कोई विधेयक लंबित है, मतलब लोकसभा में ही विधेयक कोई लंबित है और लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो भी ऐसा विधेयक जो होगा समाप्त हो जाएगा। अभी लोकसभा में मतलब विचार विमर्श ही चल रहा था और लोकसभा विघटित हो गई, तभी भी वो जो विधेयक था वो पारित ना होकर के, ठीक है, पारित नहीं हो पाएगा। यदि कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया और ऐसा विधेयक लोकसभा में लंबित है, मतलब लोकसभा ने इसे पारित नहीं किया है और लोकसभा का विघटन हो गया, तो ऐसा विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। मतलब लोकसभा आते ही विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, राज्यसभा ने अगर पारित करके भी भेज दिया है। फिर अगली कंडीशन है कि जब कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित हो और राज्यसभा उस पर विचार कर रही है, लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो जो विधेयक होगा समाप्त नहीं होगा। मतलब अभी लोकसभा विधेयक आया ही नहीं, इस वजह से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा हमने बताया था स्थायी जो सदन है। अब स्थायी सदन में लोकसभा का तो विघटन हो सकता है लेकिन राज्यसभा का नहीं होता। तो राज्यसभा किसी विधेयक पर अगर विचार कर रही थी, उस समय लोकसभा अगर भंग हो गई तो वो विधेयक जो है बना रहेगा, ठीक है। यदि कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया था और उसी समय लोकसभा का विघटन हो गया, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों सदनों द्वारा पारित होकर चला गया और राष्ट्रपति के पास चला गया है, तो वो विधेयक ऐसी स्थिति में समाप्त नहीं होगा, ठीक है। यदि किसी भी दोनों सदनों में गतिरोध मतलब किसी भी स्थिति में विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में क्या हो जाए, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की घोषणा कर देते हैं, ठीक है, और लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो ऐसा विधेयक क्या होगा, समाप्त नहीं होगा।
अगर क्या होगा कि मान लो किसी विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हुआ और उस विधेयक पर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की घोषणा कर दी, दोनों सदन आए बैठे, तब तक लोकसभा जो होती विघटित हो गई, तो ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होगा। यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, तो ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया है और उस समय लोकसभा भंग हो गई, तो क्या होगा, वो भी विधेयक जो है मतलब ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। अनुच्छेद 108 देखो, 110 में क्या है, लोकसभा यानी कि जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई, 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है। अब अनुच्छेद 108 कहता है संयुक्त बैठक। ये तो किन किन मामलों में संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तब होती है जब किसी विधेयक के बारे में दोनों सदन एक मत नहीं होते हैं, अर्थात जब एक सदन किसी विधेयक को पारित कर देता है और दूसरा सदन पहले सदन के जो पारित विधेयक है उसके बारे में एक जैसा विचार नहीं रखता है। तो दोनों जो सदन है एक किसी विधेयक को लेकर के अलग अलग विचार प्रकट करते हैं और एक पारित कर देता है, एक पारित करने से मना कर देता है, इस कंडीशन में या लंबित कर देता है या 6 महीने तक कोई डिसीजन नहीं लेता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। फिर कह रहे दूसरा सदन विधेयक को अनुमति देने से मना करता है। दूसरा सदन विधेयक में ऐसा संशोधन कर देता है जो पहला सदन था उससे सहमत नहीं होता है। जब दूसरा सदन 6 माह तक उस विधेयक पर कोई भी निर्णय न करे, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, साधारण विधेयक जो संयुक्त बैठक है वो बुलाई जाएगी। उपर्युक्त तीनों कारणों में संयुक्त बैठक होती है। ठीक है। जब सत्र चल रहा हो तो सूचना के माध्यम से, और जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो अधिसूचना के माध्यम से संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। मतलब अगर संसद का सत्र चल रहा है तो संयुक्त बैठक जो कि सूचना दे दी जाएगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, बैठक बुला ली जाएगी। और अगर नहीं चल रहा है तो क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन मतलब सूचना के माध्यम से जब सत्र चल रहा हो, और जब नहीं चल रहा हो तो नोटिफिकेशन के माध्यम से बुलाया जाएगा। ठीक है। यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की घोषणा कर दी है तो संसद के दोनों सदन संयुक्त बैठक के पहले दिन अब कोई निर्णय नहीं करेंगे। मतलब अब बहस होगी उस पर, दोनों जो सदन होंगे उनकी संयुक्त बैठक में बहस होगी, फिर उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा, पहले दिन ही जाकर के उसको पास नहीं कर देना है। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक की तारीख घोषित की जा चुकी है और लोकसभा भंग हो जाती है, तब भी लोकसभा के सदस्य संयुक्त बैठक में भाग लेंगे, उसी के अनुसार विधेयक पर निर्णय किया जाएगा। मान लो किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ने क्या किया कि संयुक्त बैठक की घोषणा कर दी, उसी दौरान क्या हुआ कि लोकसभा भंग हो गई, तो अब जो लोकसभा भंग हो गई उसके जो सदस्य हैं उस संयुक्त बैठक में भाग लेंगे, ये चीज़ कहा गया है, वो हट नहीं जाएंगे। अगला जो प्रावधान है कि संयुक्त बैठक की कार्यवाही तभी संचालित होगी जब दोनों सदनों के कम से कम 1/10 सदस्य सदन के अंदर उपस्थित हो। जो कोरम हमने बात की थी वो 1/10 थी, तो इसमें रहेगा दोनों सदनों के जो ज्वाइंट सेशन होगा उसके जो जितने भी 1/10 सदस्य होंगे। ठीक है। संयुक्त बैठक में प्रस्ताव दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। 50% जो होता है प्लस 1 जो साधारण बहुमत, तो इसी से पारित किया जाएगा। यहाँ न विशेष बहुमत न कुछ, यहाँ साधारण बहुमत से पारित होता है। तो जब भी संयुक्त बैठक होती है तो उसमें जो सत्ता पक्ष है उसका पक्ष हमेशा हावी रहता है, क्योंकि उसके सांसद या विधायक जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस वजह से संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यदि लोकसभा का अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है, मतलब उपस्थित नहीं है, तो बैठक की अध्यक्षता का निर्धारण कौन, राष्ट्रपति करेगा। मतलब प्राथमिकता जैसे मैंने बताया था, जब उपराष्ट्रपति होता प्राथमिकता राज्यसभा का सभापति होता, उसी तरीके से संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर जो अध्यक्ष है उपस्थित नहीं है तो कौन, राष्ट्रपति उसके लिए बताएगा कि कौन करेगा। राष्ट्रपति ने यह निर्धारित किया है कि लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति और उसकी अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करेगा जिसे सदन सामूहिक रूप से चुने। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, वो भी नहीं तो जो राज्यसभा है उसका उपसभापति, और वो भी नहीं तो सदन अब सामूहिक रूप से किसी एक व्यक्ति को चुन सकती है। ठीक है। ये अधिकार सदन को दिया गया है। जो राज्यसभा का सभापति है वो इसकी बैठक की अध्यक्षता इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है, इस वजह से इसको ये अधिकार नहीं दिया गया है। अब तक कितनी, तो 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। एक दहेज प्रतिषेध विधेयक 6 मई 1961 को आया था, उस पर हुई थी। फिर बैंकिंग सेवा आयोग 16 मई 1978 में हुई थी। फिर आतंकवाद निवारक विधेयक आया था तो 6 मई 2002 को। ये 3 बार बैठक हो चुकी है। जो ज्वाइंट सेशन है तो संयुक्त बैठक का आहूत जो किया जाना भारत में हुआ है 3 बार हुआ है। तो इस तरीके से हमने जो आज बैठकें थी, मतलब विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक के बारे में समझ लिया। अब कल हम संविधान संशोधन विधेयक लेके आएंगे, क्योंकि उस पर ज़्यादा मटेरियल रहेगा तो अलग से वीडियो बनाना पड़ जाएगा। ठीक है। तो ये आज का वीडियो यहीं तक था। ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।